हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज रहेगा अपना एप्टीट्यूड सेशन और ये जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम साथ में सॉल्व करेंगे वो काफी जगह आपको यूटिलाइज होंगे। लाइक इफ यू आर अपियरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आप कोई स्कॉलरशिप के लिए एप्टीट्यूड को क्लियर करना चाहते हो, दिस कुड बी इन योर हेल्प। इफ यू आर हैविंग एन इंटरव्यू एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट इंटरव्यू, कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू, आपकी कॉलेज में कोई कंपनी आ रही है जो कि शॉर्टलिस्ट कर रही है एप्टीट्यूड टेस्ट लेके, तो दिस क्वेश्चंस कैन हेल्प यू क्लियर द aptitude round and go for the interview, right? So aptitude is something checking your logical mind, how good and how strong you can think of a problem solution, right? प्रॉब्लम को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हो, सॉल्यूशन कितनी तेजी से, कितनी स्पीड से ला पाते हो सही वाला सॉल्यूशन, वो सारी चीजें चेक होगी विथ योर एप्टीट्यूड. So this is the procedure that usually gets followed for selection of any candidate for any position. Okay, तो aptitude आपकी लाइफ में at various stages आता ही रहेगा. When you are, if you are thinking of changing the company, okay, so you need to prove yourself again, facing certain interviews and aptitude tests. If you are getting hired as a fresher, again you need to prove yourself. If you are getting yourself, if you are wanting yourself a government job, okay, तो तभी आपको अपने आप को प्रूव करना रहेगा, एप्टीट्यूड आपका कितना स्ट्रांग है दिखाना रहेगा. तो दिस कुड एक्चुअली हेल्प यू प्रैक्टिस विद द सेम. क्यूमिंस स्कॉलरशिप है जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाने वाली हूँ आज. रिलायंस स्कॉलरशिप है, उसमें भी ये हेल्प करेगा. काफी मेनी मोर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. हम एकदम डेप्थ में जाएंगे, समझेंगे क्वेश्चन को अच्छे से एंड विल गो विद द सॉल्यूशन. भले ही एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, बट बिल्कुल ही आराम से शांति से करेंगे, राइट? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो देयर इज अ मिक्सचर. Okay, a mixture contains wine and water in the ratio of 3:2. Okay, suppose मान लीजिए 5 लीटर का कोई एक टब है. एक टब में 2 लिक्विड्स हैं, एक वाइन है, एक वाटर है, जिसमें से 3 लीटर जो है वो वाइन है, 2 लीटर जो है वो वाटर है. This is just an example if a tub is containing a 5 liter of liquid. Okay, so उसको हम देख लेते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं ड्राइंग से. So this is one of the mixture which is containing wine and water in the ratio of, okay, that's 3:2. Okay, this is first mixture containing a ratio of 3:2. Fine. So this could be done with some other color to represent the same. This could be the water, right? And if I use some other color to make it more attractive, तो ये मान लीजिए ये wine है. ओके, एक मिक्सचर ऐसा है. दूसरा एक मिक्सचर है, another mixture which contains them in the ratio of 4:5. मतलब उस मिक्सचर में मान लीजिए, I am giving you an example, if you are having a tub of say 9 liters, okay, तो उसमें 4 liters जो है वो वाइन है, 5 liters जो है वो पानी है. Okay, तो again I am notifying the same. If this much is water, which is of 5 liter, okay, is water, so ये हो जाएगा 4 लीटर का वाइन. Okay, wine, I'll just represent that in pink color, that is wine. Okay, so this is the case. Fine. So of later, now how many liters of the later must be mixed with 3 liters of the former so that the resultant mixture may contain equal quantities of wine and water. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे इसमें से कुछ लीटर्स इसमें डालना है. ओके, और इसमें ओरिजिनली कितना लीटर है? तो इसमें ओरिजिनली 3 लीटर है. तो इसमें से मुझे कुछ निकाल के इसमें डालना है, सम क्वांटिटी निकाल के डालना है, सो दैट द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज सच जिसमें आधा वाइन हो, आधा वाटर हो. इट शेल गो इनटू 50-50%. ओके, आधा इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाइन एंड वाटर हो जाए. तो इसमें से मुझे कितना निकालना पड़ेगा इज द क्वेश्चन. Okay, so suppose if I assume that quantity to be removed as, मान लीजिए वो quantity को मैं कह रही हूँ x. Okay, that quantity जो मुझे यहाँ से निकाल के यहाँ पे डालनी है is x liters. Okay, तो जो यहाँ पे बन जाएगा, the final liquid in the jar जो बन जाएगा would be how much? 3 plus x, right? Already 3 liters तो इसका है ही है.
दूसरा x मैंने ऐड किया यहां से तो हो गया 3 + x. This is the first stage of understanding. Okay. Now in the second stage of understanding अब हम क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम x को फाइंड कर पाए. अल्टीमेट अपने को फाइंड क्या करना है, x शुड बी इन द आंसर, राइट. सो अपने को x फाइंड करना है, उसके लिए हमें एक इक्वेशन को बनाना पड़ेगा. नाउ कैन आई राइट, लुकिंग अपॉन टू द रेशियो, now looking upon to the ratio, can I write that wine is in what proportion, 3/5. okay, ये पूरा जो लिक्विड है 3:2 की रेशियो में है, तो उसमें जो वाइन है वो कितना हो जाएगा, 3/5 पार्ट, राइट. और जो वाटर है वो कितना हो जाएगा, दिस इज वाइन एंड द वाटर वुड बी हाउ मच, वाटर वुड बी 2/5. ओके, द टोटल पार्ट्स इज 5, 3 + 2 5. उसमें से 2 पार्ट जो है वो वाटर का है, 3 पार्ट जो है वो वाइन का है. सिंपल एज दैट. ओके, सो नाउ इनटू दिस सेम अगर मैं इसमें लिखूं तो व्हाट शैल बी द वाइन पार्ट, 4/9 शैल बी द वाइन, राइट. एंड दिस विल बी हाउ मच, 5/9 शैल बी द वाटर. दिस इज फॉर द मिक्सचर 2. ओके, दिस इज फॉर द मिक्सचर नंबर 2. उसमें जो वाइन एंड वाटर का रेशियो ये है, मिक्सचर 1 के लिए वाइन एंड वाटर का रेशियो ये है. अभी मैं दोनों का ही वाइन लू. सपोज इफ आई टेक वाइन ऑफ दिस एंड इफ आई टेक वाइन ऑफ दिस, ओके, तो उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या वो इसकी जो टोटल क्वांटिटी है उसका आधा हो जाएगा, राइट. इफ व्हाट आई एम टेलिंग इज, इसमें जो हमने डाला लिक्विड और इसमें ऑलरेडी 3 लीटर्स है, वो 3 लीटर्स में वाइन और वाटर जो है वो 3:2 के रेशियो का है. यहां से हम जो लिक्विड ले रहे हैं वो जो वाइन एंड वाटर है वो 4:5 का रेशियो का है. बट हमें ये पता है कि एट द एंड जो मिक्सचर बनेगा 3 + x का, उसमें आधा वाइन आधा लिक्विड होगा. तो अगर मैं इसको 1/2 ऑफ दिस में इक्वेट करूं दोनों की ही वाइन की क्वांटिटी से, तो वो इक्वेशन बन जाएगा जिसमें द ओनली अननोन वुड बी x, राइट. तो इक्वेशन किस हिसाब का बनेगा वो हम देख लेते हैं. यहां पे लिख देती हूं मैं इक्वेशन. सो हाफ ऑफ 3 + x, दैट इज, मैं सिर्फ वाइन की बात कर रही हूँ, ठीक है, वाइन के क्वांटिटी की बात कर रही हूँ. तो हियर इज द रेशियो ऑफ वाइन. सो दिस रेशियो इनटू 3 will give me the total quantity of wine that shall be present over here, right. So कितना हो जाएगा, 9/5 प्लस यहां का वाइन मैं यहां से x क्वांटिटी ले रही हूं और जो वाइन है वो 4/9 रेशियो से है. सो क्वांटिटी ऑफ वाइन दैट शैल बी ट्रांसफर्ड वुड बी 4x/9, x टाइम्स ऑफ 4/9 या तो 4/9 टाइम्स ऑफ x, राइट, 4/9 ऑफ x. Now the only unknown found in the equation is x. You need to solve the x and get your answer. Simple as that. तो यही बनाना सबसे एक डिफिकल्टी का काम है. अगर if you are cracking this equation, absolutely you can solve x and get your answer. ये सेम चीज आप वाटर के लिए भी कर सकते हो, राइट. अगर मैं वाटर का रेशियो लूं तो 6/5 प्लस हो जाएगा 5x/9, वो भी हाफ ही क्वांटिटी है इसका, राइट. तभी you will be getting the same answer for x. क्लियर. सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहां पे, सो कैन आई राइट 3/2 और आई कैन जस्ट सेंड 2 ओवर हियर. ओके, सो इसको मैं अगर हटा दूं, आई कैन जस्ट सेंड 2 ओवर देयर एंड टेक द एलसीएम ओवर हियर एज 45. 45 का मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये हो गया 81 + 20x, और इसके बाहर मैं अगर 2 लगा दूं यहाँ वाला तो ये 45 मेरा यहाँ पे चले जाएगा, राइट. तो 45 into 3 would be how much? 45 into 3 would be how much? 135 plus 45x is equals to, if I just solve that, it is 162 plus 40x. ओके, सो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं निकाल दूं तो मेरी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 27/5. ओके, दिस इज जस्ट द सॉल्यूशन पार्ट wherein you will be requiring your calci, and anyways into any of the competitive examination you will be either having your virtual calci or the actual calci available. तो ये तो सिर्फ सॉल्यूशन पार्ट है which you can absolutely do. x की वैल्यू निकल गई 27/5. मतलब क्या हो गया,
मतलब क्या हो गया कि इतना क्वांटिटी मैं इस मिक्सचर से लूंगी और इसमें डालूंगी, जहां पे ऑलरेडी 3 लीटर्स इसका प्रेजेंट है, इसमें से ऐड करूंगी, तो मेरा जो फाइनल मिक्सचर बनेगा वो इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर होगा. Clear as that? Is this option available in the given option? No, not really. Anything by 5 is not available. 2 by 5 तो है नहीं, right? So ये चीज available नहीं है. It could be written as 5, 2 by 5, but वो option भी नहीं है, तो none of this is the answer, right? So this was the first in the row. Coming to the next now. Hope it is getting cleared now. चलो next. ये भी बहुत अच्छा है, बहुत simple है and बहुत मजेदार सा सम है. So देखते हैं इसमें क्या करना है. Trader sells two bullocks for rupees 8,400 each. उन्होंने 2 bullocks को सेल किया कितने में? 8,400 each. If you are clear with the profit and the loss concept, you will be able to solve this. Neither losing nor gaining in total. उसने कोई प्रॉफिट या तो कोई लॉस नहीं किया जब उसने 2 bullocks को 8,400 में सेल किया. If he sold one of the bullocks at a gain of 20%, अगर एक में उसको प्रॉफिट हुआ 20% का, तो दूसरे में कितना लॉस हुआ? देखो अल्टीमेटली उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, बट एक में प्रॉफिट एक में लॉस हुआ जो कंपेंसेट हो गया, एंड अल्टीमेटली उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ. तो वो वही पूछ रहे हैं कि एक में अगर 20 का प्रॉफिट है तो दूसरे में कितने का लॉस है. क्लियर? तो इसमें आप ये समझ सकते हो कि उसने जो सेल आउट प्राइस है, उसकी जो सेल आउट प्राइस है वो 8,400 है, राइट? So it is 8,400. Now it is having 20% का gain in one of the bullocks, मतलब कि प्रॉफिट उसका 20% हो रहा है. So अगर ये प्रॉफिट आपको पता ही है तो क्या आप ये फाइंड कर सकते हो कि ये ओरिजिनली उसको कितने में पड़ा होगा. ओके, अगर इसने ये बुलक को 8,400 में सेल किया जिसमें उसको 20% प्रॉफिट हुआ, तो उसने वो ओरिजिनली कितने में परचेस किया होगा, या फाइंड कर सकते हो क्या? तो इसमें इसको जो गेन हुआ दैट वाज 1.2%, राइट? इसमें जो गेन हुआ वो 20%, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं 1.2 से, इंटू कर दूं 100 से. ओके, सो मेरे को ये ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे मिल जाती है, दैट इज 7,000. मतलब कि एक बुलक जो उसने 7,000 में परचेस किया था, उसको उसने बेचा 8,400 में, गेनिंग अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज? 20%. तभी मैंने इसको डिवाइड किया 1.2 से. मतलब एक की हमें प्राइस मिल गई 1.2. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो द परसेंटेज प्रॉफिट इज 20%, बट अगर रुपीज में देखा जाए तो कितने रुपीज का गेन मीन्स एक्स्ट्रा मिले उसको, तो ये दोनों का डिफरेंस वुड बी 1400, राइट? इतने रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिले एज अ पार्ट ऑफ 20% प्रॉफिट, राइट? तो टू हैव द कंपेंसेशन द सेम अमाउंट वुड गो इनटू लॉस. क्लियर? अगर 1400 रुपीज से उसको 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो रुपीज तो सेम ही रहेंगे ना, इफ इट इज फाइनली हैविंग द सेम परसेंटेज ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट. गॉट इट? सो इतने का है, तो अगर उसकी जो परचेसिंग प्राइस होगी बुलक की, वो डेफिनेटली इससे 1400 ज्यादा होगी. बेचे उसने इससे में है तो 1400 ज्यादा होगी. गेटिंग इट? तो अमाउंट वुड बी हाउ मच? इन दोनों का एडिशन अगर मैं कर लूं तो दैट विल बी 9800 में उसने उसको लिया होगा, राइट? और 1400 की लॉस से उसने उसको बेचा होगा, राइट? सो वुड बी हाउ मच? द परसेंटेज इफ यू वांट टू फाइंड 1400 का लॉस आफ्टर सेलिंग, आफ्टर गेटिंग इट एट 9800. 9800 क्यों? क्योंकि मैंने इसमें इसको ऐड किया. आप समझो, सपोज इफ यू आर हैविंग 2 आइटम्स, से 2 पेंसिल्स, ओके, एक पेंसिल मैंने ली 4 रुपए में और एक पेंसिल मैंने ली 2 रुपए में. एक को मैंने बेचा 3 रुपए में, तो मुझे 1 का प्रॉफिट हो गया, और दूसरे को भी मैंने बेचा 3 रुपए में, वहां पे 1 का लॉस हो गया, राइट? ये वही केस है. तो जो जिसमें उसको लॉस हुआ वो बुलक को उसने लिया है 9800 में. ये मुझे अमाउंट कहाँ से मिला? क्योंकि हमें पता है कि एट द एंड लॉस और प्रॉफिट सेम ही है. इसका मतलब क्या हुआ? पहले केस में अगर 1400 का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे केस में 1400 का लॉस होगा. ये सोचते हुए हमने ये लिखा कि अगर उसने बुलक को 8400 में बेचा है तो उसने खरीदा होगा प्लस 1400 की प्राइस से.
राइट, दैट इज दिस मच. तो 1400 का लॉस एट दिस मच प्राइस विल बी ऑफ हाउ मच परसेंटेज लॉस. तो इनटू 100 से हमें मिल जाएंगे परसेंटेज. परसेंटेज जो आपके बन रहे हैं वो बनेंगे कुछ 14. या if you calculate this it will turn out to be, yeah, if you just go ahead with the calculation here into 100. okay, तो 0 0 0 0 cancel. if I just go with the calculation over here, okay, so आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन में अवेलेबल ही है, एंड आप बिल्कुल उसको देख सकते हो. like 14 divided by 98 would be 14.2 something, right? So your answer goes here is 1427. I'm not getting much detail into the calculation part. The चीज जो आपको समझनी है कि कौन से वैल्यूज कैसे लेने हैं, एंड स्टेटमेंट जो आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग क्या निकाल रहे हैं. ठीक है, तो दिस कुड बी द वन. द नेक्स्ट इन द रो इज, या, टू ट्रेन्स की जो बात है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. They are starting from two respective stations. Okay, there are two stations X and Y. Okay, there are two trains A and B here. A train is at X station and B train is at Y station. Now, towards each other they are running, right? They take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Y and X respectively after they meet. Okay, ये दोनों इसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. तो एक पॉइंट है जहां पे वो मिलती है. सपोज वो पॉइंट है O. ओके, वो पॉइंट पे मिलने के बाद A जो है वो कितना टाइम लेती है? A जो है वो 4 hours 48 minutes लेती है टू रीच एट स्टेशन Y, एंड B जो है वो कितना टाइम लेती है? वो लेती है 3 hours and 20 minutes टू रीच एट स्टेशन X. ओके, ये कॉमन पॉइंट पे मिलने के बाद इट इज, एक ही मिनट यहां से, हाँ, सो ये मैं थोड़ा सा डायग्राम को प्रॉपर करूं कि यही पॉइंट से बी को जो है वो लग रहा है 3 hours and 20 minutes. ओके, ये पॉइंट के बाद रीच टू एक्स स्टेशन. ओके, दोनों के रिस्पेक्टिव टाइम्स बताए गए हैं. इसमें स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ लिखा है आफ्टर दे मीट. ओके, तो किसी को ऐसा ना लगे कि कॉमन पॉइंट पे मिलने पे इतना टाइम लग रहा है. नहीं, कॉमन पॉइंट पे मिलने के बाद स्टेशन पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है. ठीक है, ये हो गया. इफ अ ट्रेन इज मूविंग एट, ए वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड बताई गई है, वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन एज 45 किलोमीटर पर आवर. ओके, दिस इज देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी. इसकी स्पीड आपको फाइंड करनी है. व्हाट शैल बी द स्पीड ऑफ बी. नाउ इसमें हम लॉजिक को समझेंगे एंड आई लीव द कैलकुलेशन टू यू गाइस. ओके, बिकॉज कैलकुलेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. फाइन. अभी एक ये अपने को इक्वेशन पता ही है कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. वी वेरी वेल नो दिस इक्वेशन. इसी को ही मचोड़ के you need to use the equation, right? And we know that जब भी दो ट्रेन opposite direction में जा रही है, okay, and trying to meet at one point, is going this and trying to meet at one point, तो जो टाइम लगता है ना to meet at that point would be the same. भले ही स्पीड अलग है. ओके, स्पीड अलग है. तो द एग्जाम्पल गोज दैट वे कि अगर दो ट्रेन्स हैं, those are coming to each other. okay, एक opposite direction में travel कर रही है and trying to meet at a common point. तो जिस ट्रेन की स्पीड फास्ट है उस ट्रेन का चलना इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो जल्दी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी इन कंपैरिजन टू द ट्रेन हु इज कमिंग स्लोअर इन स्पीड. इट्स क्वाइट ऑब्वियस. सपोज देयर इज अ ट्रेन ए एंड देयर इज अ ट्रेन बी एंड दे आर ट्राइंग टू मीट एट अ पॉइंट डी. अगर ए की स्पीड ज्यादा है तो जो डी पॉइंट होगा जो कि कॉमन मीटिंग पॉइंट होगा वो ऑब्वियस है कि बी के पास होगा, राइट? क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है तो वो जल्दी से डिस्टेंस को कवर करेगी, राइट? डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी. बट यहाँ पे मैं पॉइंट जो समझाना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी कोई दो ट्रेन इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रैवल कर रही है तो उसका जो टाइम लगेगा ना व्हेन दे आर मीटिंग एट अ सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट, जो तो टाइम लगेगा वुड बी सेम फॉर बोथ द ट्रेन. हालांकि डिस्टेंस वुड बी मोर. व्हाई? बिकॉज द स्पीड
of one of the train is more than the other. तो जो वो टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो डिस्टेंस ज्यादा होगा, बट द टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन टू मीट एट अ कॉमन पॉइंट वुड बी द सेम, राइट. ये चीज समझने पे आई विल कम टू द एग्जांपल अगेन. सो इफ यू आर नोइंग दैट टाइम टेकन वुड बी द सेम, तो उससे अपना एक इक्वेशन बन जाएगा. बिफोर कमिंग टू दैट, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस इफ वी नो द वेलोसिटी एंड टाइम? Yes, we already know this, the standard equation as velocity is equals to distance upon time. So your distance would be velocity into time. Okay, so velocity of A is being given to us as 45 kilometers per hour. And साथ ही हमें एक टाइम भी बताया गया है उनको कि एक कॉमन पॉइंट पे मिलने के बाद उसका वो स्टेशन पे पहुंचने का टाइम जो है वो है 4 hours 48 minutes. वो उसका पहुंचने का टाइम है एट द स्टेशन, राइट. सो 4 hours 48 minutes उसका पहुंचने का टाइम है. तो 48 minutes को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं डिवाइड बाय 60 तो मुझे 0.8 मिल जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 4.8 लिख दिया. मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमें मिलेगा 216, दैट इज दिस डिस्टेंस. जब ए कॉमन पॉइंट पे मिलती है उसके बाद का डिस्टेंस टू रीच एट दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टेशन. ओके, ये डिस्टेंस हमें मिल गया. मान लीजिए टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज x. अगर हमें ये मिल गया तो उसके बाद द रिमेनिंग डिस्टेंस वुड बी द टोटल डिस्टेंस माइनस 216, राइट. सो दैट शैल बी x माइनस 216. सो ये मिलने के बाद विल कम अपॉन टू फॉर्मिंग द इक्वेशंस एंड फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ द अदर ट्रेन. हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ b ट्रेन, राइट. दैट इज vb. वी हैव गिवन द नोटेशन एज vb, राइट. अभी जैसे कि मैंने समझाया, कॉमन पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वुड बी द सेम. जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी तो कॉमन पॉइंट कहाँ पे होगा? दूसरे ट्रेन के नजदीक. ओके, क्योंकि वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, डिस्टेंस का फर्क पड़ेगा बट द टाइम वुड बी सेम. इफ यू आर कंपेयरिंग द टाइम फॉर बोथ द ट्रेन्स, कैन यू इक्वेट द डिस्टेंस बाय वेलोसिटी? ओके, इफ द टाइम इज सेम, व्हाट इज टाइम? टाइम टी को यहाँ ले जाओ तो d बाई वी हो जाएगा. तो दोनों ट्रेन्स के लिए d by v का इक्वेशन मैंने यहाँ पे रेडी किया है. सो वंस व्हेन द डिस्टेंस इज 216 किलोमीटर्स, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? vb. एंड व्हेन द डिस्टेंस इज इनिशियली दिस वन x माइनस 216, a की वेलोसिटी क्या है? 45 किलोमीटर्स. दोनों को मैंने इक्वेट किया. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? दो अननोन्स आ रहा है, vb एंड x. तो यू नीड टू फॉर्म वन मोर इक्वेशन टू सॉल्व दिस. दो अननोन, दो इक्वेशन नीडेड कंपल्सरीली, राइट. सो यहाँ पे हम देखते हैं एक और इक्वेशन जहां पे हम बात करेंगे vb की. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ b ट्रेन इज इक्वल्स टू इसका डिस्टेंस, दैट इज दिस x by 6, क्योंकि इसका टाइम अपने को दे रखा है 3 hours 20 minutes. तो वन क्वांटिटी इज नोन, इसलिए हम ये वाला इक्वेशन ले रहे हैं. सो वेलोसिटी ऑफ b ट्रैवलिंग हियर, ओके, वेलोसिटी ऑफ b ट्रैवलिंग, उसकी वेलोसिटी है vb. Now the distance covered is x minus 216 at what time? 3.33. 33 क्यों? क्योंकि 20 by 60 मैंने कर दिया, right? So ये 3.33 हो गया. This is the distance traveled by B train after reaching the common point and coming to station X. है ना? ये वही वाला टाइम अपने को दे रखा है. तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया जहां पे मैंने x की वैल्यू निकाली vb के फॉर्म में, जस्ट ट्रांसफर कर दिया. Okay, now I have x की वैल्यू in the form of vb. Can I put it up here? Right? So x की जगह मैं ये इक्वेशन डाल दूं तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 216 अपॉन vb इज इक्वल्स टू x की जगह 3.33 vb प्लस 216 अपॉन 45, right? So you just need to cross multiply and the only unknown in the equation is what? vb. Now अगर आप vb को इसमें सॉल्व कर दोगे, if you try and solve vb, you will get the final answer, and that answer I expect from you after solving this. Okay, and tell me if you have thoroughly understood the problem. Obviously that is there in the answer also. None of this तो नहीं है, तो आप बिल्कुल ही मुझे आंसर भी बताइए in the comment section after solving this, and tell me if you have thoroughly understood all the 3 examples. If you are willing to have more and more practice of such aptitude test जो कि आपको बहुत ही जगह help करेगा, do comment and let me know. It's me, Yami channel is just for the students to help you guys have your scholarships, internships, jobs, everything, and make you all aware of the things needed for your bright career in future. Right? So बताइए in the comment box. Comment box is all for you. I'll be waiting to read your comments and the answers also. Okay? All the best. The next video on to solving many more such examples would be tuned really soon onto the channel. Say subscribed onto the channel and share the video as much as possible. Bye-bye.